अरे और भाषा भाषियों मिलेगा मनमाना सुख। अरे हिंदी के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए, हिंदी के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए। जय हिंद जय हिंदी। LEG लेग आप पैर के लिए कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसके लिए 5 शब्द हैं। पूज लो तो ये चरण है, अड़ा दो तो टांग है, मार दो तो दुलत्ती है, खींच दो तो पैर है। तो ये तमाम जो शब्द हैं ये हिंदी के सामर्थ्य को द्योतित करते हैं। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये कहने मात्र से ही हमारा सीना गर्व से प्रफुल्लित होता है। बहरहाल इस वक्त हिंदुस्तान में तकरीबन 65 करोड़ लोग धड़ल्ले से हिंदी बोल रहे हैं और दुनिया में तकरीबन 5 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर हिंदी से जुड़े हुए हैं। हिंदी भाषा की सबसे अच्छी बात यह है कि हम हिंदुस्तान की सरहदों के अगर पार जाएं तो हिंदी की आभामंडल कतई क्षीण नहीं होती। शायद यही वजह है कि मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका और तमाम फिजी जैसे देशों में हिंदी धड़ल्ले से बोली जाती है, पढ़ाई जाती है और वहाँ के बच्चे इसे गर्व से बोलते भी हैं। मैं इतनी भूमिका शायद इसलिए बांध रहा हूँ क्योंकि कल हिंदी दिवस है। जी हाँ, 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम इस वक्त रांची विश्वविद्यालय में हैं और तमाम हिंदी के नवीन चेतनाओं के उद्घोषकों चाणक्य, चंद्रगुप्त और कौटिल्य लोग बैठे हुए हैं जो हिंदी को एक नई आकार देने में लगे हैं। सर, सबसे पहला सवाल हम हिंदी विभाग के HOD साहब से पूछेंगे जिनका नाम हीरानंदन प्रसाद है। प्रत्यक्ष तौर पर कई सालों से लगातार वो हिंदी में अपनी अतुलनीय योगदान के लिए जाने जाते हैं। सर, मेरा सवाल पहला आपसे ये है कि आज हिंदी साहित्य में कई नाम सामने आ रहे हैं। नीलोत्पल मृणाल हैं जिन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला, दिव्य प्रकाश दुबे हैं। आप इस नई हिंदी साहित्य में तमाम मृगछौनों को कैसे देखते हैं, तमाम नामांकरों को कैसे देखते हैं? देखिए, भारतवर्ष में हिंदी जो पहले उपेक्षित रही है अब वह उपेक्षित नहीं है। सभी संदर्भों में या कह लें कि सभी क्षेत्रों में हिंदी बहुत आगे बढ़ रही है और अभी भी आवश्यकता है थोड़े से अन्य क्षेत्रों में बढ़ने का। जैसे विद्यार्थी वर्ग जब पढ़ना चाहते हैं तो गार्जियन इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना चाहते हैं। उनकी मानसिकता इसलिए है इस तरह से कि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जब आगे बढ़ेगा तो BCA, BBA, MCA, MBA इत्यादि जब करने की जो वोकेशनल प्रोफेशनल जो कोर्स करने की बात आती है तो उनके मस्तिष्क में ये बात है कि कहीं ना कहीं इंग्लिश से ही अच्छा कर सकता है, चाहे वह टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या फिर अन्य मेडिकल क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में जाने की बात होती है। तो अभिभावक के मन में ये बात आती है, आवश्यकता अगर आज है तो मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, BCA, BBA, MCA, MBA इत्यादि के क्षेत्र में हिंदी में पुस्तक उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। जिस दिन हिंदी में पुस्तकें उपलब्ध हो जाएगी, तमाम भारतवर्ष के लोग जितने भी हैं अभिभावक, वे सभी के सभी हिंदी मीडियम से पढ़ाना शुरू कर देंगे। यह हिंदी का भविष्य इस ओर होना है, इस ओर जाना है कि हम किस तरह से हिंदी को और आगे ला सकें। सर, एक दूसरा सवाल आपसे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। डॉक्टर JB पांडे, पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग, रांची विश्वविद्यालय, रांची। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि हिंदी समकालीन जो कवि रहे हैं हिंदी साहित्य के, वो सब उनकी कविताओं में जो विषय रहा है वो ग्रामीण अंचलों का जो पीड़ा है, जो प्रेम है, भूख है, उन तमाम विषयों पर लिखते रहे हैं। पर आज की जो नई पीढ़ी के लोग हैं, क्या आपको लगता है कि उनकी कविताओं के विषय में की प्राथमिकताएं बदली हैं वक्त के साथ? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि जो प्राथमिकताएं विषय को लेकर के थीं, पहले जो भूख थी, गुलामी थी, आज़ादी थी, अब उसकी प्राथमिकताएं धीरे धीरे बदल चुकी हैं? मानस भवन में आर्ज जन जिसकी उतारें आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्र भावोद भावनी, हे भगवती हे भगवते, सीतापते सीतापते, गीता मते गीता मते। 14 सितंबर 1949 को संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और हिंदी राजभाषा बनी और तब से आज तक यह राजभाषा के रूप में है। साहित्य समाज का दर्पण है और समाज की तत्कालीन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में साहित्य का सृजन होता रहा है। आज़ादी के पूर्व के साहित्यकारों ने जो साहित्य लिखा तब उसमें आज़ादी गुलामी की पीड़ा थी,
उससे मुक्ति के लिए वो लिखा गया। लेकिन जैसे जैसे हम आज़ाद हुए और हमारी प्राथमिकताएं बदलती गईं, साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता गया और स्वतंत्रता पूर्व के साहित्य और स्वातंत्रोत्तर साहित्य में बहुत कुछ बदलाव आया है। समकालीनों के साहित्य में बदलाव आया है और नई पीढ़ी की भी प्राथमिकताएं बदली हैं। इसलिए हिंदी जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो हरिश्चंद्र मैगजीन निकाला, उसमें उन्होंने लिखा था कि हिंदी नए चाल में ढली। तो हिंदी का यह जो विकास है वह निरंतर हो रहा है और अभी नई पीढ़ी या नए जो साहित्यकार हैं वे भी युग सापेक्ष लिख रहे हैं और उनकी रचनाओं को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं और हिंदी आगे बढ़ रही है, ये मेरा मानना है। मैम, आपसे मेरा सवाल, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर शारदा शर्मा है, अध्यक्ष विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से मैं आई हूँ। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो खेत बाड़ी की जो ज़मीन है वो अब सरकारी योजनाओं की भेंट हर रोज़ चढ़ रही है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो कवि थे वो उसी ग्रामीण अंचल से आते थे। पर अब आपको लगता है कि जिस तरीके से गांव बाड़ी की ज़मीन जब सरकारी योजनाओं में जा रही है तो एक नए विचार जो है अब कवियों के अंदर आएंगे, वो अब शहरीकरण के परिवेश में पल रहे हैं, तो आपको लगता है कि ग्रामीण अंचलों का जो दुख है, जो पीड़ा है, वो अब साहित्य में देखने को आने वाले वर्षों में मिलेगा? मिलेगा क्या? आप आने वाले वर्षों में क्या अभी मिल रहा है? आप पेपर पढ़िए, अखबार पढ़िए, नए नए जो कवि आज के हो रहे हैं वे यही सब तो लिख रहे हैं। ये मशीनी युग आ गया है और हिंदी में भी जो लिख रहे हैं, हमारी हिंदी अब अबला नहीं रही, अब हमारी हिंदी सबला हो गई है और इसका विकास निरंतर होता जा रहा है। इसलिए ग्रामीण दुख, जब ग्रामीण अपनी ज़मीन जब वो दे रहे हैं सरकार को, तो क्या जाहिर है कि मजदूर बन रहे हैं, तो वो शहर आ रहे हैं, तो हमारे साहित्यकार अपनी कृतियों में उन्हीं की पीड़ा का तो वर्णन कर रहे हैं। और आज हम देख भी रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि हमारे जो मजदूर बने हुए हैं वे कहीं ना कहीं गाँव से ही जुड़े हुए हैं और गाँव का ही सब छोड़ के आए हैं। तो रचनाएँ तो उन्हीं शैली, वही तर्ज पर हो रही है। मैम, मेरा एक आपसे सवाल, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम कुमुद कला मेहता है। मैं यहीं हिंदी विश्वविद्यालय में ही हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ, सहायक प्राध्यापक के रूप में। हमें पत्रकारिता के क्लासों में पढ़ाया गया कि पत्रकारिता शीघ्रता से लिखा गया एक नया साहित्य है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, चूँकि बहुत सारे हमारे कवि जो रहे हैं, वाचिक परंपरा के वैचारिक सेनानी जो रहे, तो वो इस बात को लगातार कहते रहे कि हम लोग तो हमेशा संपादन के काम में लगे रहे, पत्रकारिता से जुड़े रहे, पर बतौर हिंदी विभाग में होते हुए आप आज की पत्रकारिता को, जिसमें साहित्य का भी थोड़ा योगदान है या नहीं, इसका मूल्यांकन तो आप करेंगे, किस तरीके से देखती हैं आज की पत्रकारिता को? पत्रकारिता के संबंध में मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी समय के साथ वो जो है ना, राजनीति की तरफ जो है ना, दोहरा उसका जो रूप है वह दिखाई पड़ रहा है। और जहाँ तक आप हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी में आज की जो युवा पीढ़ी है, मैं विशेषकर युवा पीढ़ी की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगी कि वह जो है वो शुद्धता को छोड़ रही है और हिंदी और अंग्रेजी जो इंग्लिश जो अभी नया चीज़ आ रहा है, तो इसकी कमी होने की वजह से या इसका बढ़ावा होने की वजह से शुद्धता को हम खो रहे हैं। पत्रकारिता जो है इस ओर ध्यान हमारा नहीं आकृष्ट कर रही है, वह एक दूसरी दिशा में, जिस दिशा में लोग बह रहे हैं उसी दिशा में वो जा रही है। कैसे इसकी नीति का निर्धारण हो सकता है, इस दिशा में भी सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा हम लोग मानते हैं कि हम अपने भावों की अभिव्यक्ति जो है अपनी मातृभाषा में ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बोलते हैं। तो जैसा हम सोचते हैं, तो जब भी हमें गांव की बात हो, खेत खलिहान की बात हो, अपने सुख की बात हो या दुख की बात हो, किसी भी तरह का अभिव्यक्ति जब हम करते हैं तो हम अपनी मूल भाषा, अपनी मातृभाषा में ही करते हैं। वहाँ पर नहीं कोई, हम किसी तरह का भावानुवाद वहाँ पर नहीं करते हैं, किसी तरह का अनुवाद नहीं करते हैं। तो यही निश्चलता, यही प्रेम हिंदी भाषा में होना चाहिए और तभी हिंदी का विकास हो सकता है। जो युवा पीढ़ी में जो पढ़ने की रुचि जो खत्म होती जा रही है या कम होती जा रही है हिंदी की ओर, उस हिंदी के विकास के लिए पत्रकारिता को भी इससे जुड़ना होगा और दोनों के सामंजस्य से ही हम हिंदी को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। क्योंकि विदेशों में इसका बहुत बोलबाला है और लोग बहुत इसको महत्व देते हैं, बहुत सराहते हैं इनको।
बावजूद हिंदी हमारे भारतवर्ष में, हम ये कहते हैं कि हम हिंदी वर्ष, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी दिवस, हिंदी मासिक पूरे एक महीना मनाते हैं, बावजूद इसके सरकारी दफ्तरों में, सरकारी कार्यालयों में हिंदी की कमी है। हिंदी से पूरी तरह से कामकाज नहीं हो पा रहा है। और विज्ञान का क्षेत्र तो अभी भी बहुत अछूता रहा है तकनीकी क्षेत्रों में। तो मैं इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी कि थोड़े ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो तकनीकी शब्द हैं उनको थोड़ी सी सहूलियत मिले, ईजीपन आए, सरलता आए और हम उसको लागू कर सके, जिससे हिंदी का विकास हो करे। मैम, मेरा सवाल आपसे भी है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मैं नियति कल्प, सहायक प्राध्यापक, रांची विश्वविद्यालय रांची। मैम, आखिर ऐसा क्यों होता है कि हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़ा सप्ताह जब चलता है तो तभी राष्ट्रभाषा बनाम राजभाषा की बात सामने आती है, इसके बाद किसी को याद नहीं रहता हिंदी को लेकर के। ये केंद्र में इस विवाद को आने की वजह क्या है और दक्षिण से इसको लेकर जो विरोध चल रहा है ये कहाँ तक लाजिम? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लोगों की ऐसी मानसिकता है, जैसे हम लोग अक्सर कहा करते हैं कि अंग्रेज़ चले गए और अंग्रेज़ी छोड़ गए। तो ये जो अंग्रेज़ी बनाम जो हिंदी जो मानसिकता चल पड़ी है, खासकर युवा पीढ़ी में, आप देखिएगा कि आज मोबाइल में भी अगर हम किसी को संदेश भेजते हैं तो भाव हमारे भले हिंदी में हो पर लिखते हम उसे अंग्रेज़ी में हैं। तो ये चीज़ों से हमें बच के थोड़ी रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हिंदी के संदर्भ में मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि कई बार हम हिंदी को हास्यास्पद भी बना देते हैं और उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि ट्रेन आ रही है, लेकिन अगर हम ट्रेन का अनुवाद करें तो उसका अनुवाद बड़ा हास्यास्पद हमें लगता है कि लौह पथ गामिनी, जिसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो हिंदी में ऐसे शब्दों की विदेशज हम लोग शब्द पढ़ाते हैं, तत्सम तद्भव, देशज और विदेशज। तो हमें ज़रूरत है कि ऐसे शब्द अपना लिए जाएं जो हम लोग प्रयोग में आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकें। और अगर हम लोग ज़बरदस्ती का लोगों को कहें कि हाँ आप हिंदी इस्तेमाल कीजिए, तो उससे बात बनने वाली नहीं है। जो चीज़ जितने प्रयोग में लाई जाती है वो चीज़ उतना ही रफ्तार पकड़ती है। तो हिंदी को भी ऐसे ही दिशा निर्देशन की ज़रूरत है। उसे ज़रूरत है कि वह सभी भाषाओं को अपनाते हुए धड़ल्ले से आगे बढ़े। और निश्चित रूप से मेरा पूरा विश्वास है कि हिंदी विश्व की भाषाओं में एक दिन नंबर 1 पर विराजमान होगी। हम भी यही सोचते हैं। खैर, दूसरा पड़ाव हमारा। सर, आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, रांची विश्वविद्यालय। सर, हम हिंदी पट्टियों के लिए सबसे एक जो बड़ी दिक्कत है कि विष्णु खरे और इन तमाम जैसे कवियों की कविताएं हमारे पल्ले नहीं पड़ती। सर, आखिर दिक्कत कहाँ है? हम समझ क्यों नहीं पा रहे हैं और इनको समझाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? प्राथमिक विद्यालय की तरफ से हिंदी को लेकर के क्या, उसकी गुणवत्ता को लेकर क्या काम होना चाहिए बिल्कुल शुरुआती दौर से, कि ताकि लोग जो हैं वो आने वाले वक्त में उन तमाम जैसे बड़े कवियों की कविताओं को समझ पाएँ जो बिल्कुल अबूझ साबित हो रही है। सबसे पहले तो जो हिंदी पढ़ने और समझने वाले जो लोगों की संख्या है, अभी हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि यदि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में अगर पढ़ रहे हों, भले मैं हिंदी का अध्यापक हूं, लेकिन मेरे दोनों बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। और जब मैं उसको यह बताने की कोशिश करता हूं कि तुम्हारे घर में सब कुछ है, कविता मेरी भी कविता है, तुम उसको पढ़ो, तो वो उसको गले से नीचे नहीं उतारना पसंद करता है। अब कारण क्या है कि जो अच्छे बच्चे हैं वो 2-3 कारण है। चूंकि जितनी सरलता और सहजता होनी चाहिए बच्चों का साहित्य, आज हम लोग क्या करते हैं ना, नन्हे मुन्ने का जो छोटा छोटा बच्चों के लिए जो कविता, गीत, गज़ल जो भी है, उसकी भाषा मेरे विचार से एकदम सरल और लयबद्ध हो, ताकि बच्चे उसको आसानी से ग्रहण कर सकें, बच्चे रसास्वादन उसका कर सकें। और जो हम शिक्षक का दायित्व है कि हम बच्चे को वही पाठ गा गा करके, जैसे अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जंग बहादुर ने सर ने जो प्रयास किया, हमको बहुत अच्छा लगा कि कोई भी चीज़ को अगर हम गा करके बोल देते हैं, उसको लयबद्धता के अनुसार से अगर हम बतलाते हैं, तो मेरे विचार से वह ज़्यादा प्रभावी पूर्ण होता है और होगा। जहाँ तक भाषा भाषी की बात है, तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि हिंदी बहुत ही सरल और सहज है, बस इसको अपनाने की ज़रूरत है। हमारे जो युवा पीढ़ी हैं, जो हमारे बच्चे हैं, सबके भीतर में कि यह हमारी विश्व की भाषा है,
यह देश और राज्य की भाषा मैंने कह रहा हूँ। मेरे मित्र डॉक्टर नियति ने इस बात पर जोर दिया कि आने वाले समय में ये विश्व की भाषा बनेगी। मैं मानता हूँ कि अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ वर्षों पहले हमारे पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जंग बहादुर पांडे सर का रांची विश्वविद्यालय से इन्होंने विदेश में जाकर लगभग 2-3 वर्षों तक हिंदी की साधना की, वहाँ पर हिंदी पढ़ाया जर्मनी में। तो हिंदी हमारी इतनी रोचक भाषा है कि अगर सही तरीके से इसका आनंद लिया जाए, और आनंद लेने की ज़रूरत है, इसमें जो आनंद है, जो मज़ा है, हमको लगता है अन्य भाषाओं में नहीं है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हिंदी खूब पढ़े, हिंदी खूब बढ़े, और हमारे जो आने वाले भविष्य हैं उनके लिए यह मात्र एक दिन का समय नहीं। हम पत्रकार मित्रों से भी मेरा आग्रह होगा कि हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी मास, ये आपका टीवी चैनल सिर्फ 13 तारीख और 14 तारीख नहीं आए, समय समय पर आपका आगमन हो, ताकि जो कमी बेस थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है उसको पाटने का काम आपका भी है। आप एक बहुत बड़े स्तंभ है, तो आप मेरे विभाग में आए, आपका अग्रिम हम बधाई देते हैं और शुभकामना व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम हमारे दर्शकों को बताएं। डॉक्टर प्रकाश कुमार, हिंदी विभागाध्यक्ष, मारवाड़ी कॉलेज रांची। एक इंटरनेट सूचना सुनामी के इस दौर में एक सवाल सोशल मीडिया पे बहुत तैर रहा होता है कि कुमार विश्वास कवि हैं कि नहीं। आपका इस पे क्या राय है और आपका इस पे टेक क्या है, थोड़ा आज हमारे दर्शकों को। सबसे पहले द फॉलोअप को और समस्त झारखंड वासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। और हम लोग सभी जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा, तो स्वाभाविक है जब तक अपने माता से हम प्रेम नहीं करेंगे, माता पुत्र से प्रेम नहीं करेगा, तो प्रेम का जो असली चेहरा है वह निकलकर सामने नहीं आएगा। और जहाँ तक आप कुमार विश्वास की बात कर रहे हैं, तो कुमार विश्वास मूल रूप से साहित्यकार है, कवि हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। बाद में वो राजनीति के क्षेत्र में गए, और यही कारण है कि वो मूल रूप से जो कवि हैं, साहित्यकार हैं, राजनीतिक सफलता उनको नहीं मिल पाई। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा और लोगों को बताना भी चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो भी नया सिलेबस बना रहे हैं, यूजीसी के माध्यम से आप सुन रहे होंगे, जान भी रहे होंगे, उसमें सारे भाषाओं में और ख़ास करके हिंदी में जितने भी कोर्स हैं, चाहे वो मेडिकल साइंस का कोर्स हो, इंजीनियरिंग का कोर्स हो, सारा कुछ हिंदी में आ रहा है और तमाम भाषाओं में आ रहा है। हमें लगता है कि हमारे देश के अंदर जितना टैलेंट है, जितने परिश्रमी छात्र हैं, अगर भाषा संबंधी त्रुटियां हट जाए तो कल चांद पे चले जाएंगे। तो बहुत बड़ा काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदी विश्व चढ़कर बोलेगा। सर, आप चूंकि अध्यक्ष हैं, और एक आखिरी सवाल आपसे कि अंग्रेजी वाले लोग ये तर्क देते हैं कि हमारे यहाँ तो अल्फ़ाबेट 26 हैं, आपके यहाँ तो 46 हैं, कठिन तो है। लगभग लोग तर्क देते हैं कि 46 में गिनती को निपटा देते हैं। ये तर्क कहाँ तक जायज़ है कि बड़ी कठिन है हिंदी इसलिए भी? नहीं, हिंदी कठिन नहीं है, हिंदी बहुत ही सरल है। देखिए, भाषा की जो उत्पत्ति हुई थी तो वह ध्वनि के माध्यम से हुई थी, और ध्वनि जिस प्रकार की ध्वनियाँ रहती है उस प्रकार का हम लेखन कार्य करते हैं। तो निश्चित रूप से कम जिसके पास वर्ण हैं, अल्फ़ाबेटिकल्स जिसको बात कर रहे हैं आप, वो जिसके पास कम वर्ण है तो अभिव्यक्ति का कम साधन हुए, और जिसके पास ज़्यादा है तो अभिव्यक्ति का तो साधन ज़्यादा हुआ। आपको अगर कुछ कहना हो तो आप दो उसका मिलाएंगे, ए बी मिला करके कुछ बोल सकते हैं। हमारे यहाँ अगर कुछ ज़्यादा बोलना है तो हमको मिलाने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए ध्वनियाँ निश्चित की गई है, और वो ध्वनियाँ हमारे यहाँ स्वर और व्यंजन मिला करके 52 है, 52। तो हमारे पास उनके 52, उनके 26 से हमारा 52 तो दुगना है। तो हम किसी भी चीज़ को तो अभिव्यक्त करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। तो अंग्रेजी वाले का यह जो आरोप बेबुनियाद है,
बल्कि उनके सीख लेनी चाहिए हिंदी से और यह समझना चाहिए कि हिंदी महान है। उसकी इसलिए कि हिंदी में जो पहली बात तो यह कि हम लोग पढ़ाते भी हैं कि जो हमारी लिपियां हैं देवनागरी लिपि है, तो यह देवनागरी लिपि में जैसा हम बोलते हैं वैसा लिखते हैं, जैसा लिखते हैं वैसा बोलते हैं, उच्चारण वही कर पाते हैं। उनके यहाँ ऐसा नहीं है, उनके यहाँ बिल्कुल ही गलत है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, मुझे स्मरण है कि वाइफ और नाइफ है। अगर जो साधारण पढ़ा होगा तो वाइफ और नाइफ है, नाइफ में के लगता है, के साइलेंट रहता है। उनके यहाँ के साइलेंट क्यों रहता है? हमारे यहाँ कोई साइलेंट नहीं होता है। कोई मतलब इस तरह से किसी भी ध्वनि को हम बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ उनके यहाँ साइकोलॉजी में पी साइलेंट होता है उनके यहाँ। अगर जो बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो व्यक्ति और जैसे वाइफ का स्पेलिंग जानता है, YWIFE, वाइफ माने पत्नी, अगर उसको बोलें कि नाइफ लिखो तो वह के नहीं लगाएगा, इसलिए उसके पता नहीं हो, जानता है NIF ही लगा देगा नाइफ, तो वहाँ तो गलती हो जाएगी। तो अंग्रेजी वालों से पूछिए कि काहे आपके यहाँ ऐसा दोष है तो दोषपूर्ण जो है वही हावी हो रहा है। जो दोष रहित है, जिसके पास कोई दोष नहीं है, उसमें वो लोग ज़बरदस्ती दोष निकालते हैं। तो ये तो उन लोगों की गलती है। तो आप सुन रहे थे रांची विश्वविद्यालय के। जी जी, एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि आपने अंग्रेजी 26 और हिंदी के 52 की बात की। हकीकत यह है कि अंग्रेजी में 26 नहीं 104 हैं। 26 छापे के बड़े, छापे के छोटे, लिखावट के बड़े, लिखावट के छोटे। हिंदी में यह भेदभाव नहीं है। इसलिए अंग्रेजी लिखने के लिए, सीखने के लिए हमें स्मॉल, कैपिटल, छापे 104 से गुजरना होगा। हिंदी में ऐसी व्यवस्था नहीं है और हिंदी अंग्रेजी से ज़्यादा समर्थ है, क्योंकि वहाँ एक शब्द के लिए LEG, लेग, आप पैर के लिए कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसके लिए 5 शब्द हैं। पूज लो तो ये चरण है, अड़ा दो तो टांग है, मार दो तो दुलत्ती है, खींच दो तो पैर है। तो ये तमाम जो शब्द हैं ये हिंदी के सामर्थ्य को द्योतित करते हैं। इसलिए हिंदी दूसरी बात कि हिंदी में लेखन में और उच्चारण में एक रूपता है। वहाँ हम लिखते हैं BUT, बूट, मगर पढ़ते हैं बट, PUT, पट नहीं, फुट वहाँ पढ़ते हैं। तो ये विविधता नहीं है। यहाँ अगर हम राम लिखते हैं तो राम ही पढ़ते हैं, सीता बोलते हैं तो सीता ही लिखते हैं। इसलिए हिंदी में मतलब एक रूपता है। अंतिम बात कि हिंदी मतलब साक्षरा लिपि है कि इसको उल्टा या सीधा भी आप समान रूप से कर सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं जहाज तो ज हा ज, फिर उधर से भी पढ़िएगा ज हा ज। नवजीवन 5 अक्षर। हम लोग जब बचपन थे तो गुरुजी बताते थे कि 5 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान तो नवजीवन। 3 अक्षर का मेरा नाम तो जहाज, डालडा। तो ये हिंदी की सामर्थ्य है और हिंदी किसी मायने में अंग्रेजी से कम नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 आधिकारिक भाषाएं स्वीकृत हैं। आप जानते हैं अंग्रेजी है, चीनी है, स्पेनिश है, फ्रेंच है और 6ठी भाषा के रूप में अरबी स्वीकृत हुई। लेकिन हिंदी 7वीं भाषा के रूप में वहाँ स्वीकृत होने जा रही है और बहुत जल्दी ये संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा होगी। विश्व के 95 देशों में हिंदी का अध्ययन अध्यापन हो रहा है, विदेशों में। इसलिए हिंदी की दशा और दिशा दोनों व्यापक है। और मैं आपके चैनल के लिए कहना चाहूँगा कि कोटि कोटि कंठों की भाषा, जन मन की मुखरित अभिलाषा, हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी हम सबकी अभिलाषा। इसलिए ऐसी हिंदी पर हमें नाज भी है और ताज भी है। हिंदी विश्व स्तर तक जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, और दूसरी बात, अगर आपके पास समय है तो हिंदी में सब कुछ है। भक्ति है, नीति है, गीत है, संगीत है। एक पद सुना करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ कि बिहारों बिहारी की बिहार वाटिका में चाहे सूर की कुटी में गढ़ आसन जमाइए।
अगर मन श्रृंगार है तो बिहारी के पास जाइए, अगर मन भक्ति में है तो सूर आपको अपनी कुटिया में बुला रहे हैं कि बिहरों बिहारी की बिहार बाटिका में चाहे सूर की कुटी में गढ़ आसन जमाइए, देव की दरी पे बैठ दिव्यता निहारिए, या भूषण की सेना के सिपाही बन जाइए, भूषण की सेना के सिपाही बन जाइए, केशव के काव्य में कलोल कोयली कीजिए, या तुलसी के मानस में डुबकी लगाइए। अरे और भाषा भाषियों मिलेगा मनमाना सुख, अरे हिंदी के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए, हिंदी के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए। जय हिंद, जय हिंदी। देखिए, ये खूबसूरती है हिंदुस्तान के तमाम स्कूलों की, विश्वविद्यालयों की, कि आप हिंदी विभाग में जाएं तो दिनकर से लेकर दुष्यंत से लेकर तमाम लोगों के किस्से आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ये सवाल बड़ा लाजिम भी है, और पत्रकारों पे जो आपने लालच लगाया है वो बहुत लाजिम है कि हम सिर्फ हिंदी दिवस पर ही बहुत एक्टिव होते हैं। तो हमारे लिए तो एक सीख है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बाकी जब कुमार विश्वास को उन्होंने साहित्यकार कहीं दिया है तो एक शेर के साथ मैं इस मुलाकात को ही अलविदा कहूँगा कि ये उर्दू बज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ, पुरानी मुल्क की बहनें हैं ये पैगाम लाया हूँ, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुन उर्दू ज़बां वालों, मैं हिंदी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in